नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, एक ऐसी जगह जो अपनी रंगीन संस्कृति और प्राचीन इतिहास के लिए जानी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ हमेशा से संघर्ष रहा है और इस सब के बीच में है इंडिया और पाकिस्तान की पुरानी रंजिश। 1947 में आजादी के बाद से ये दोनों पड़ोसी देश, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कई युद्ध और झड़पें देख चुके हैं। इसीलिए इनकी मिलिट्री ताकत का आकलन करना बहुत जरूरी है। 2024 में एक ही सवाल है, इस पावर स्ट्रगल में किसका पलड़ा भारी है? आज हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंपेयर करेंगे। टैंकों की गड़गड़ाहट से लेकर साइबर युद्ध के खतरे तक हम उन सभी बातों पर गौर करेंगे जो इस रंजिश को प्रभावित करती हैं। मिलिट्री बैलेंस को समझना सिर्फ जंग की आशंका के बारे में नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की सिक्योरिटी को समझने के बारे में है। दिल्ली और इस्लामाबाद में लिए गए फैसले पूरे साउथ एशिया और दुनिया के लिए मायने रखते हैं। तो आइए इन नंबरों को समझते हैं, इनकी रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं और इस महत्वपूर्ण मिलिट्री इक्वेशन के भविष्य का पता लगाते हैं। किसी भी सेना की असली ताकत उसके जमीनी सैनिकों में होती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी सेनाएं हैं जो उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से बनी है। इंडिया की आबादी और अर्थव्यवस्था बड़ी होने के कारण उसकी सेना भी स्वाभाविक रूप से बड़ी है। इंडियन आर्मी, जिसमें 1.2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। यह विशाल सेना 34 डिवीजन में ऑर्गेनाइज्ड है और इसके पास स्वदेशी और विदेशी दोनों तरह के हथियार हैं। अर्जुन और T-90 टैंक इसके आर्मर्ड डिविजन्स की रीढ़ है, जबकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी मजबूत बनाती है। सीमा के दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना हालांकि छोटी है, जिसमें लगभग 650,000 एक्टिव पर्सनल हैं, लेकिन इसे एक हाईली प्रोफेशनल और बैटल हार्डन्ड फोर्स माना जाता है। 28 डिवीजन में ऑर्गेनाइज्ड पाकिस्तानी सेना चीनी और अमेरिकी उपकरणों पर निर्भर है। अल खालिद और VT-4 टैंक नस्र टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के साथ इसके आर्सेनल के मुख्य हथियार हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन तेज ऑफेंसिव मैन्यूवर्स और अपने आर्मर्ड कोर पर जोर देता है। जहां इंडिया को न्यूमेरिकल एडवांटेज है, वहीं पाकिस्तान एक लीनर और अधिक एजाइल फोर्स स्ट्रक्चर के साथ इसकी भरपाई करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहाड़ी इलाके किसी भी असेसमेंट को और भी जटिल बना देते हैं, क्योंकि दोनों देशों ने माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में काफी निवेश किया है। अगर हम एयर पावर की बात करें तो यहां इंडिया का पलड़ा भारी है। भारतीय वायुसेना की ताकत और उसकी विविधता इसे एक प्रमुख शक्ति बनाती है। इंडियन एयरफोर्स, जिसमें 170,000 से ज्यादा पर्सनल और 1700 एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से काफी आगे है। यह संख्या और गुणवत्ता दोनों में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करती है। IAF के पास कई तरह के एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI, फ्रेंच मेड रफाले और अन्य अत्याधुनिक विमान शामिल हैं। ये विमान अपनी उच्चतम तकनीक और मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं और स्वदेशी रूप से विकसित तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट शामिल हैं। तेजस का विकास भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। ये आधुनिक प्लेटफॉर्म एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ इंडिया को किसी भी संभावित हवाई लड़ाई में एक बड़ा फायदा देते हैं। भारतीय वायुसेना की रणनीतिक योजना और तकनीकी श्रेष्ठता इसे और भी मजबूत बनाती है। PAF हालांकि छोटी है, जिसमें लगभग 65,000 पर्सनल और 900 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन यह एक रेजिलिएंट और केपेबल फोर्स साबित हुई है। इसकी छोटी संख्या के बावजूद इसकी क्षमता और तत्परता इसे एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाती है। लेकिन यह एक रेजिलिएंट और केपेबल फोर्स साबित हुई है। PAF के पायलटों की ट्रेनिंग और उनकी तत्परता इसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाती है। इसका मुख्य फाइटर F-16 खासकर जब एडवांस्ड अमेरिकी मिसाइलों से लैस होता है तो एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बना रहता है। F-16 की उच्चतम तकनीक और मारक क्षमता इसे एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। पाकिस्तान JF-17 थंडर भी ऑपरेट करता है, जो चीन के साथ मिलकर विकसित किया गया एक मल्टी रोल फाइटर है और जो इसके एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन प्लान्स की रीढ़ है। ये विमान पाकिस्तान की वायुसेना की आधुनिकता और उसकी रणनीतिक योजना का प्रतीक है। हालांकि PAF को अपने पुराने विमानों, एडवांस्ड तकनीकों तक सीमित पहुंच और इंडिया की तुलना में कम रक्षा बजट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद PAF ने अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इन कमियों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए काफी निवेश किया है, जिसमें चीनी HQ-9 और PIM-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का अधिग्रहण शामिल है। ये सिस्टम पाकिस्तान की वायु रक्षा को और भी मजबूत बनाते हैं और PIM-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का अधिग्रहण शामिल है। ये सिस्टम पाकिस्तान की वायु रक्षा को और भी मजबूत बनाते हैं। इंडिया की संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए PAF की रणनीति डिफेंसिव मेजर्स और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज के मिश्रण पर निर्भर करती है। यह रणनीति PAF को एक मजबूत और सक्षम वायुसेना बनाती है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सेक्शन 4, नेवल गेजिंग डोमिनेंस एट सी। जब समुद्री ताकत की बात आती है तो यहां इंडिया का पाकिस्तान पर स्पष्ट फायदा है। इंडियन नेवी की ताकत और उसकी रणनीतिक पहुंच इसे एक प्रमुख शक्ति बनाती है। इंडियन नेवी, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स और दूसरे वॉरशिप्स का एक जबरदस्त बेड़ा ऑपरेट करती है। ये बेड़ा न केवल संख्या में बड़ा है, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत है और दूसरे वॉरशिप्स का एक जबरदस्त बेड़ा ऑपरेट करती है। ये बेड़ा न केवल संख्या में बड़ा है, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत है। इसका प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, जो एक विशाल और शक्तिशाली युद्धपोत है, इंडिया को ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज प्रदान करता है, जो इसकी पहुंच को इसके तटों से कहीं आगे तक बढ़ाता है। यह कैरियर इंडियन नेवी की शक्ति का प्रतीक है, जो इसकी पहुंच को इसके तटों से कहीं आगे तक बढ़ाता है। इंडियन नेवी नियमित रूप से खुले समुद्र में अभ्यास करती है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और भी मजबूत होती है। इंडियन नेवी अपनी पनडुब्बी बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण भी कर रही है, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स या SSNs शामिल हैं, जो इसे गहरे समुद्र में भी ताकतवर बनाते हैं, और स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, जिन्हें SSBNs के रूप में जाना जाता है, का विकास हो रहा है। ये पनडुब्बियां इंडियन नेवी की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाती हैं, जिन्हें SSBNs के रूप में जाना जाता है, का विकास हो रहा है। ये पनडुब्बियां इंडियन नेवी की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाती हैं, का विकास हो रहा है। इंडियन नेवी की यह क्षमता इसे किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है। अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पर यह फोकस इंडियन ओशन क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के इंडिया के इरादे को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन ओशन क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के इंडिया के इरादे को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास एक छोटी लेकिन तेजी से डेवलपिंग नेवी है। पाकिस्तान नेवी ने हाल के वर्षों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान नेवी का मुख्य फोकस अपने समुद्र तट और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की रक्षा करना है। इसने आधुनिक फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और मिसाइल बोट्स में निवेश किया है, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं, और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की रक्षा करना है। इसने आधुनिक फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और मिसाइल बोट्स में निवेश किया है, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं, और मिसाइल बोट्स में निवेश किया है, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं। यह सहयोग पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मुख्य रूप से चीनी मूल के हैं। यह सहयोग पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए चीन से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हासिल कर रहा है। यह कदम पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को और मजबूत करेगा। चीन से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हासिल कर रहा है। यह कदम पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को और मजबूत करेगा। हालांकि पाकिस्तान के नेवल मॉडर्नाइजेशन के प्रयास प्रभावशाली हैं, लेकिन उनके निकट भविष्य में इंडिया के दबदबे को चुनौती देने की संभावना नहीं है। इंडियन नेवी की ताकत और उसकी रणनीतिक पहुंच इसे एक प्रमुख शक्ति बनाती है, लेकिन उनके निकट भविष्य में इंडिया के दबदबे को चुनौती देने की संभावना नहीं है। इंडिया का बड़ा बेड़ा, बेहतर तकनीक और वैश्विक शिपयार्ड्स तक पहुंच उसे किसी भी नौसैनिक टकराव में जबरदस्त बढ़त देती है। इंडिया का बड़ा बेड़ा, बेहतर तकनीक और वैश्विक शिपयार्ड्स तक पहुंच उसे किसी भी नौसैनिक टकराव में जबरदस्त बढ़त देती है। ये बढ़त इंडियन नेवी को एक अजेय शक्ति बनाती है और वैश्विक शिपयार्ड्स तक पहुंच उसे किसी भी नौसैनिक टकराव में जबरदस्त बढ़त देती है। ये बढ़त इंडियन नेवी को एक अजेय शक्ति बनाती है, उसे किसी भी नौसैनिक टकराव में जबरदस्त बढ़त देती है। इंडियन नेवी की यह बढ़त उसे किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है। सेक्शन 5,
द न्यूक्लियर शैडो, अ डिटरेंट डांस। इंडिया पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की कोई भी चर्चा सबसे महत्वपूर्ण पहलू न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं जो उनकी प्रतिद्वंद्विता में एक खतरनाक आयाम जोड़ते हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं जो उनकी प्रतिद्वंद्विता में एक खतरनाक आयाम जोड़ते हैं। यह हथियार न केवल उनकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं बल्कि उनके बीच के तनाव को भी बढ़ाते हैं। इंडिया, जिसने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है और उसने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल केवल न्यूक्लियर अटैक के जवाब में करने का वादा किया है। यह नीति भारत की डिफेंसिव पोस्चर को दर्शाती है जो उसे एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रस्तुत करती है। पाकिस्तान, जिसने 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है और अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। यह अस्पष्टता पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को जटिल बनाती है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करती है। स्पष्टता की यह कमी इस क्षेत्र में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को तनावपूर्ण बनाती है। दोनों देशों के बीच की यह अनिश्चितता अक्सर मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स और बॉर्डर स्कर्मिशेस को जन्म देती है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है। दोनों देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स का विकास और विस्तार कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स जैसी नई डिलीवरी सिस्टम्स में निवेश कर रहे हैं। यह आर्म्स रेस न केवल उनके डिफेंस बजट्स पर भारी दबाव डालता है बल्कि ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को भी कमजोर करता है। इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड, जिसमें लैंड बेस्ड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड बॉम्ब्स और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं, उसे एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करता है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक अश्योर्ड रिटेलिएशन की क्षमता देती है जो डिटेरेंस को मजबूत करती है। पाकिस्तान हालांकि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल की सोफिस्टिकेशन और डाइवर्सिटी के मामले में पीछे है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की यह प्रगति उसकी स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स को दर्शाती है। नस्र मिसाइल सिस्टम जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का विकास और परिनियोजन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में वृद्धि की संभावना चिंताओं को बढ़ाता है। यह वेपन सिस्टम्स बैटलफील्ड में लिमिटेड न्यूक्लियर यूज की संभावना को बढ़ाते हैं, जिससे एस्केलेशन कंट्रोल और भी जटिल हो जाता है। न्यूक्लियर डिमेंशन इंडिया पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता में अनप्रिडिक्टेबिलिटी की एक परत जोड़ता है, जिससे यह दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में से एक बन जाता है। यह स्थिति न केवल रीजनल पीस के लिए खतरा है बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।